नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल तैयारी 24x7 में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो ज्योग्राफी का वीडियो है और इस वीडियो में मैंने 25 क्वेश्चन को शामिल किया हूँ। और यह जो टॉपिक है वो क्या है, तो मानव भूगोल। मानव भूगोल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे मैंने 25 क्वेश्चन को शामिल किया हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं, आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों में लिंक को शेयर करें। तो चलते हैं, आज की सेशन की शुरुआत करते हैं और अपने पहले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी पर मानव का विकास किस युग में प्रारंभ हुआ है। यानी देख लीजिए, वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी पर मानव का विकास किस युग में प्रारंभ हुआ है। ऑप्शन ए है जुरासिक युग, ऑप्शन बी है टर्शियरी युग, ऑप्शन सी है भूगर्भीय युग और ऑप्शन डी है महाकल्प युग। तो कहा जाता है कि पृथ्वी पर वैज्ञानिक ने जो पता लगाया उसके अनुसार जो है ना, वो मानव जो है वो टर्शियरी युग से, कब से, तो टर्शियरी युग से प्रारंभ है। और बताया जाता है लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व, मतलब मानव की प्रजाति जो है ना वो पृथ्वी पर आ चुकी थी। उसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, ऊन जैसे बाल किस मनुष्य के प्रजाति में पाए जाते हैं। यानी ऊन जैसे, जैसे भेड़ का बाल होता है उस तरीके से ऊन जैसे बाल किस मनुष्य के प्रजाति में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है मंगोलाइड प्रजाति, ऑप्शन बी है कॉकेसाइड प्रजाति, ऑप्शन सी है निग्रोइड प्रजाति और ऑप्शन डी है श्वेत प्रजाति। तो ऊन जैसे जो बाल है ना वो निग्रोइड प्रजाति, कहाँ, तो निग्रोइड प्रजाति के सर में ये बाल पाए जाते हैं। जैसे भेड़ का बाल होता है उस तरीके से हार्ड बाल होता है। और यह लगभग मान के चलिए तो अफ्रीका मूल के जो लोग हैं, जो पूरे विश्व में इनका प्रसार हुआ है, वो निग्रोइड प्रजाति, उन्हीं के सर में यह बाल पाया जाता है। उसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, कालाहारी मरुस्थल में रहने वाले लोग को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है मंगोलॉइड, कॉकेसाइड, ऑप्शन सी है निग्रोइड और ऑप्शन डी है बुशमैन। तो कालाहारी मरुस्थल में रहने वाले जो जनजाति है उसे बुशमैन के नाम से हम लोग जानते हैं। किसके नाम से, तो बुशमैन के नाम से हम लोग जानते हैं। उसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, पिग्मी निग्रो अफ्रीका के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। यानी पिग्मी निग्रो एक जनजाति है और यह जनजाति जो है ना वो अफ्रीका के पार्टिकुलर किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है अंगोला, ऑप्शन बी है केन्या, ऑप्शन सी है ट्यूनीसिया और ऑप्शन डी है कांगो। तो पिग्मी निग्रो जो जनजाति है ना वो कांगो के क्षेत्र में, यानी यह पश्चिमी अफ्रीका के क्षेत्र में पाए जाने वाली पिग्मी निग्रो जनजाति है। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, किस जनजाति के लोग विजय चिन्ह के रूप में मानव खोपड़ियां को अपनी झोपड़ियां में लगाते हैं। देखिए, ये बहुत खतरनाक किस्म के ये जनजाति होते हैं और ये क्या करते हैं, जिसे विजय चिन्ह के रूप में मानव की खोपड़ियों के अपने झोपड़ियां में लगा देते हैं। इसका मतलब है कि यह जो है ना, यह जो जनजाति है वो आसपास के क्षेत्रों में ये विजय प्राप्त किया है। तो ये कौन से जनजाति है। ऑप्शन ए है पिग्मी, ऑप्शन बी है बोरा, ऑप्शन सी है सकाई और ऑप्शन डी है बुशमैन। तो देखिए, यह जो है ना ये बोरा जनजाति मूल रूप से कहाँ, तो अमेजोन बेसिन में, यानी अमेजोन का जो बेसिन है, अमेजोन बेसिन, ये मूल रूप से मान के चलिए तो आपका ब्राज़ील का क्षेत्र जो हो गया, उन क्षेत्र में यह पाए जाते हैं और उसके कुछ पड़ोसी कंट्री है वहाँ पे भी पाए जाते हैं। लेकिन यह खतरनाक किस्म की जनजातियाँ होती है, बोरा जनजाति, जो अमेजोन बेसिन में पाए जाते हैं। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, मलय प्रायद्वीप व मलेशिया के वनों में निवास करने वाले जनजाति को क्या कहते हैं।
ऑप्शन ए है पिग्मी, ऑप्शन बी है बोरा, ऑप्शन सी है सकाई और ऑप्शन डी है बुशमैन। तो मलय प्रायद्वीप या मलेशिया के वनों में जो निवास करने वाली जनजाति जो सकाई होती है, यह भी जनजाति को निर्दयी जनजाति कहा जाता है। यानी ये तो पहले ध्यान में रखना है कि मलय प्रायद्वीप या मलेशिया के वनों में निवास करने वाली जनजाति को क्या कहते हैं, तो सकाई जनजाति होती है, और यह भी जनजाति एक निर्दयी प्रकार की जनजाति होती है। उसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, वेद्दा जनजाति किस देश में निवास करती है? ऑप्शन ए है श्रीलंका, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है मलेशिया, ऑप्शन डी है इंडोनेशिया। तो वेद्दा जनजाति जो है ना, वो मूल रूप से श्रीलंका में निवास करती है। कहाँ निवास करती है? तो ये श्रीलंका में वेद्दा जनजाति जो है ना निवास करती है। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में माओरी जनजाति पाई जाती है? ऑप्शन ए है न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है मलेशिया और ऑप्शन डी है इंडोनेशिया। यह क्वेश्चन बहुत फेमस है, इस क्वेश्चन को मैं बहुत एग्जाम में देखा हूँ। माओरी जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो या तो आपको मिलान में दिया जाएगा, मिलान करने के लिए, या स्पेशली माओरी जनजाति किस कंट्री में पाई जाती है ये पूछा जाता है। तो यह जो है ना वो न्यूजीलैंड की जनजाति है। कहाँ की जनजाति है? माओरी जनजाति न्यूजीलैंड की जनजाति है। उसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, मीनाम मेकांग नदी घाटी सघन बसा हुआ क्षेत्र है, किस देश में स्थित है? देखिए, जैसे नदी घाटी क्षेत्र होता है ना, तो उसी में कहा गया है मीनाम मेकांग नदी घाटी जो है ना, वो किसी पार्टिकुलर देश में जहाँ पे ये जिस देश में मीनाम मेकांग नदी घाटी है उस क्षेत्र में यहाँ पे सघन आबादी है। तो यही पूछा जा रहा है कि किस देश में यह स्थित है। ऑप्शन ए है थाईलैंड, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है मलेशिया और ऑप्शन डी है इंडोनेशिया। तो मीनाम मेकांग नदी घाटी जो है ना, यह आपका थाईलैंड में है। कहाँ पे है? थाईलैंड में मीनाम मेकांग नदी घाटी के क्षेत्र में घनी आबादी है। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, लुजोन द्वीप में घनी आबादी है जो किस देश के अंतर्गत स्थित है? यानी लुजोन द्वीप जो है ना, लुजोन द्वीप के क्षेत्र में भी घनी आबादी है। तो यही पूछा जा रहा है कि यह किस देश में लुजोन जो है ना स्थित है। ऑप्शन ए है थाईलैंड, ऑप्शन बी है फिलीपींस, ऑप्शन सी है मलेशिया और ऑप्शन डी है इंडोनेशिया। तो लुजोन द्वीप जो है ना वो फिलीपींस के अंतर्गत है। कहाँ है? फिलीपींस देश के अंतर्गत लुजोन द्वीप जो है ना वो स्थित है। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से किस देश के दजला फरात नदियों के दोआब क्षेत्र में घनी आबादी निवास करती है? यानी कौन से देश में दजला फरात नदी घाटी है? नदी घाटी यानी दोआब क्षेत्र जो है ना, दो नदियों के बीच वाला जो क्षेत्र है, इन क्षेत्र में घनी आबादी निवास करती। तो यही पूछा गया है कि दजला फरात जो नदी दोआब क्षेत्र है वो किस देश में है। ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है इराक, ऑप्शन सी है ईरान और ऑप्शन डी है इंडोनेशिया। तो इसका जो सही उत्तर होगा, दजला फरात जो नदी दोआब क्षेत्र है वो इराक में स्थित है। उसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, मिशिगन झील किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑप्शन डी है इंडोनेशिया। तो मिशिगन झील जो है ना ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, पेटागोनिया शीतोष्ण शुष्क मरुस्थल किस देश में पाया जाता है? ऑप्शन ए है अर्जेंटीना, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑप्शन डी है कनाडा। तो पेटागोनिया शीतोष्ण शुष्क मरुस्थल जो है ना ये आपका अर्जेंटीना में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो अर्जेंटीना के क्षेत्र में पाया जाता है। मुख्य रूप से ये अर्जेंटीना में कुछ भाग जो है ना इसका पेरू के क्षेत्र में भी फैला हुआ है, लेकिन मुख्य रूप से पेटागोनिया शीतोष्ण शुष्क जो है ना मरुस्थल ये अर्जेंटीना में ही पाया जाता है। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, मर्रे डार्लिंग नदी बेसिन किस देश में पाई जाती है? ऑप्शन ए है अर्जेंटीना, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी है
जर्मनी। यानी सीधे सीधे तौर पे कहिए मर्रे डार्लिंग नदी बेसिन जो है ना वो किस देश की यह नदी घाटी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया। अगर ऑस्ट्रेलिया का आप मैप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया का जो बीच का पोर्शन है वहाँ पे मतलब इतनी घना जंगल जो है ना कि लोग निवास नहीं करते हैं। वो जितना जो तटवर्ती क्षेत्र है इसी क्षेत्र में जो लोग हैं ना निवास करते हैं, और बीच वाले क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया का अगर मैप देखते हैं तो उसमें लोगों का निवास स्थल न के बराबर है, नहीं ही है। तो यही मर्रे डार्लिंग नदी बेसिन जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत भाग उत्तरी गोलार्ध में निवास करता है? ऑप्शन ए है 70%, ऑप्शन बी है 80%, ऑप्शन सी है 90% और ऑप्शन डी है 75%। तो विश्व में जो कुल जनसंख्या है वो कुल जनसंख्या में कितना प्रतिशत उत्तरी गोलार्ध, अगर आप वर्ल्ड का मैप देखिएगा तो वर्ल्ड के मैप में जो उत्तरी गोलार्ध यानी विषुवत रेखा के उत्तर वाले जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा जो है ना मानव निवास करते हैं, तो वही प्रतिशत में पूछा गया है। तो ये लगभग आपका 90% जो है ना उत्तरी गोलार्ध में लोग निवास करते हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में ऑस्ट्रेलिया महादेश और अंटार्कटिका में तो मानव निवास ही नहीं करते। तो एक बड़ा सा भूभाग अंटार्कटिका है जहाँ पे लोग निवास नहीं करते हैं, और जो ऑस्ट्रेलिया का जो भाग है कुछ अफ्रीका का कुछ भाग पड़ता है और कुछ आपका दक्षिणी अमेरिका का पड़ता है। तो इन क्षेत्रों में मात्र 10% लोग निवास करते हैं और उत्तरी गोलार्ध में 90% लोग जो है ना निवास करते हैं। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन ए है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी है थॉमस रॉबर्ट माल्थस, ऑप्शन सी है एडविन कैनन और ऑप्शन डी है रॉबिन्सन। तो देखिए जनसंख्या वृद्धि का जो सिद्धांत जो है ना वो थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने, किसने? थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने, जो इंग्लैंड के थे। कहाँ के थे? तो ये इंग्लैंड के एक अर्थशास्त्री थे। तो थॉमस रॉबर्ट माल्थस जो थे इंग्लैंड के थे और इन्होंने ही जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, मानव प्रवास के संदर्भ में सर्वप्रथम नियमों का निर्धारण किसने किया था? ऑप्शन ए है जॉर्ज रॉबिन्सन, ऑप्शन बी है थॉमस रॉबर्ट माल्थस, ऑप्शन सी है एडविन कैनन और ऑप्शन डी है रॉबिन्सन। तो देखिए ये मानव प्रवास का कुछ नियम था कि लोग कहाँ पे निवास करेंगे, क्या क्या उनके लिए आवश्यक चीज़ होने चाहिए। तो इसी से संबंधित एक मतलब नियम का निर्धारण किया था। तो किसने किया था? तो ये किया था जॉर्ज रॉबिन्सन ने। किसने किया था? जॉर्ज रॉबिन्सन, जो जर्मन भूगोलवेत्ता थे। कहाँ के थे? ये जर्मन थे, जर्मन भूगोलवेत्ता थे, याद रखिएगा ये जर्मन भूगोलवेत्ता थे। और इन्होंने जॉर्ज रॉबिन्सन ने क्या किया था? मानव प्रवास के संदर्भ में सर्वप्रथम नियमों का निर्धारण इसी ने किया था। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, गतिशीलता संक्रमण मॉडल का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन ए है जॉर्ज रॉबिन्सन, ऑप्शन बी है थॉमस रॉबर्ट माल्थस, ऑप्शन सी है एडविन कैनन और ऑप्शन डी है विल्बर जेलिंस्की, है ना। तो गतिशीलता जो है ना, गतिशीलता संक्रमण मॉडल का सिद्धांत जो है ना ये दिया था आपका विल्बर जेलिंस्की ने। किसने दिया था? विल्बर जेलिंस्की ने गतिशीलता संक्रमण मॉडल का सिद्धांत दिया था। उसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, रोहिंग्या मुसलमान किस देश से विस्थापित हुए हैं? ऑप्शन ए है थाईलैंड, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है म्यांमार और ऑप्शन डी है वियतनाम। तो रोहिंग्या मुसलमान जो है ना ये मूल रूप से देखिए थाईलैंड से ये विस्थापित हुए हैं, मतलब इधर उधर कंट्रियों में ये जाके प्रवास ले लिए हैं। जैसे अगर आप इतिहास देखेंगे तो हमारे भारत में जो कश्मीरी पंडित थे, जो जम्मू कश्मीर में रहते थे, वो कश्मीरी पंडितों को क्या होना पड़ा? अंततः वहाँ से विस्थापित होना पड़ा। या आप मान लीजिए जर्मनी के क्षेत्र में जो यहूदी थे वहाँ से उन्हें विस्थापित करके इजराइल लाया गया था। तो यही एक तरीके से विस्थापित जो होते हैं, लोग विस्थापित होते, तो उसी में पूछा गया कि रोहिंग्या मुसलमान जो है ना वो कहाँ से विस्थापित हुए हैं।
उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय प्रवासी दिवस 2025 जो 18वां बनाया गया था का आयोजन कहाँ किया गया था? ऑप्शन ए है कोलकाता, ऑप्शन बी है बेंगलुरु, ऑप्शन सी है भुवनेश्वर और ऑप्शन डी है नागपुर। तो भारतीय प्रवासी दिवस 2025 का जो 18वां मनाया गया था, 18वां आयोजन किया गया था, ये आपका भुवनेश्वर में, कहाँ? तो भुवनेश्वर में 9 जनवरी को, है ना। ये प्रत्येक वर्ष जो है ना भारतीय प्रवासी दिवस जो है ना वो 9 जनवरी को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को यह भारत आए थे, इन्हीं के उपलक्ष्य में भारतीय प्रवासी दिवस जो है ना वो मनाया जाने लगा, है ना। तो ये कहाँ हुआ था 2025 में? तो भुवनेश्वर में हुआ था। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व प्रवास दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 9 जनवरी, ऑप्शन बी है 27 फरवरी, ऑप्शन सी है 18 दिसंबर और ऑप्शन डी है 13 नवंबर। तो विश्व प्रवास दिवस जो है ना वो प्रत्येक वर्ष 18 दिसंबर को मनाया जाता है, जबकि भारतीय प्रवास दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। ध्यान में रहे, यहाँ पे क्वेश्चन में आप गलती नहीं कीजिएगा कि अगर विश्व प्रवास दिवस पूछ दे तो आप भारत का नहीं मार दीजिए, या भारत प्रवास दिवस पूछ दे तो आप विश्व प्रवास दिवस का डेट नहीं मारिए। तो दोनों को आप लोग क्या कीजिए, अलग अलग याद रखिएगा। विश्व प्रवास दिवस 18 दिसंबर को और भारत प्रवास दिवस जो है ना वो भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 18 दिसंबर। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, द कल्चर ऑफ सिटीज पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है पैट्रिक गेडिस, ऑप्शन बी है लेविस ममफोर्ड, ऑप्शन सी है गॉस्टिन और ऑप्शन डी है रिचर्ड वाल्टन। तो द कल्चर ऑफ सिटीज पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है? तो लेविस ममफोर्ड है। कौन है? लेविस ममफोर्ड। और लेविस ममफोर्ड जो है ना ये अमेरिकी मूल के हैं। कहाँ के हैं? ये अमेरिकी मूल के हैं, ठीक है। लेविस ममफोर्ड जिन्होंने द कल्चर ऑफ सिटीज पुस्तक की रचना की थी। उसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? ऑप्शन ए है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन बी है विश्व बैंक, ऑप्शन सी है यूनेस्को और ऑप्शन डी है यूएनडीपी। यूएनडीपी का मतलब होता है संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूएनडीपी का मतलब क्या होता है? फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और हिंदी में कहा जाए तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ठीक है। तो मानव विकास सूचकांक जो है ना यूएनडीपी जारी करता है। कौन करता है? यूएनडीपी जारी करता है। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक की अवधारणा किसने दी थी? ऑप्शन ए है प्रोफेसर अमर्त्य सेन, ऑप्शन बी है महबूब उल हक और ऑप्शन सी है विवियन जॉन्स और ऑप्शन डी है विलियम। तो मानव विकास सूचकांक की जो अवधारणा जो है ना ये पाकिस्तानी अर्थशास्त्री, कौन? महबूब उल हक जो थे ये पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे और इन्होंने 1990 ईस्वी में मानव विकास सूचकांक की अवधारणा दी थी। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर और ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न है। मानव विकास सूचकांक 2025 के अनुसार प्रथम स्थान किस देश का है? ऑप्शन ए है फिनलैंड, ऑप्शन बी है नॉर्वे, ऑप्शन सी है आइसलैंड और ऑप्शन डी है डेनमार्क। तो मानव विकास सूचकांक 2025 के अनुसार जो प्रथम स्थान है वो आइसलैंड का है। किसका है? आइसलैंड का है। जबकि भारत का स्थान जो है ना वो याद रखने के लिए इसे रखिए 130वां रैंक है ना। भारत को 130वां रैंक मिला मानव विकास सूचकांक में, जबकि प्रथम स्थान किसे मिला? तो आइसलैंड को मिला। ये था हमारा आज का 25 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। और मैं अभी से आपको कह रहा हूं कि आप जो बिहार सीजीएल का एग्जाम है उसके लिए आप अपने आप को इतना तैयार कर लीजिए कि एक सेट आपका रहे ही, है ना। नौकरी थोड़ा सा मेहनत से ही मिलता है, ऐसे तो जल्दी नहीं मिलता है। और मेहनत के साथ साथ अगर आप 95% मेहनत करते हैं तो 5% आपका कुछ ना कुछ लक जो है ना, लक फैक्टर
करता है ना। मैं खुद बता रहा हूँ, मैं कितना एग्ज़ाम निकालने के बाद आज मैं सफल हुआ हूँ वो मैं जानता हूँ, मेरा दिल जानता है। कितना इंटरव्यू दिया हूँ उसके बाद आज मैं सफल हुआ। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।